हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर जो बेसिक वाला चल रहा है हमारा, उसका सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जिन्होंने स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर नहीं देखा है वो भी प्लीज देख लें। स्टैंडर्ड का भी मैं सोल्व करवा चुका हूं। तो अब हम सेक्शन बी सोल्व करने वाले हैं, सैंपल पेपर मैथमेटिक्स के बेसिक का। ओके, सबसे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय निकालकर वीडियोस को देखते हैं। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना 100% दूंगा ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल सकें। सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर इज। एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इस टाइप से है, इसका पेरीमीटर हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, देखो कंप्लीट सर्कल होता है तो उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अगर मैं बाय 2 कर दूंगा तो आधे का आ गया, यानी कि इस आर्क की लेंथ यहां से लेकर ए से लेकर बी तक, ये ए बी आर्क की लेंथ तो मेरे पास आ चुकी है, दैट इज पाई आर, क्योंकि ये हाफ है। अच्छा, क्योंकि सेमी सर्कुलर बोला है ना। अच्छा, उसके बाद ये डायमीटर है ए बी, ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा। डायमीटर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2r इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। ये r हो गया, ये r हो गया, टोटल 2r ऐड करना पड़ेगा पूरा पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो इसका पेरीमीटर हो गया है पाई आर प्लस 2r, दैट इज डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पाई आर प्लस 2r। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन है। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन। तो हमें ये बताना है कि कहां से कहां के बीच में ये लाई करती है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से नीचे नहीं जा सकती, और मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ऊपर नहीं जा सकती। तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 या उससे ज्यादा और 1 या उससे लेस। तो ये हम देख लेते हैं किस में लाई कर रहा है, ये रहा सी ऑप्शन, आप देखिए सी ऑप्शन। अच्छा, इक्वल टू का साइन लगा होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इक्वल टू का साइन लगा हुआ जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि वो 0 भी हो सकती है और 1 भी। जैसे ये नीचे इक्वल टू का साइन होता है ना, ये लगा होना जरूरी है, क्योंकि ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी, 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से लेस भी। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर एंगल बी इज गिवन 90 डिग्री। ए और सी हम कहीं भी ले सकते हैं। फिर इसने बोला है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया गया। देन ए सी 9 है, ए सी ये कंप्लीट साइड 9 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ए डी इज 3, ए डी 3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, देन बी डी किसके इक्वल होगा। देखो, अगर आपने ओसवाल की जो सीरीज बनाई हुई है मैंने, अगर आपने वो देखी होगी तो आप बहुत ही इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको किसी भी राइट ट्रायंगल में, अगर ऐसा हो कि राइट ट्रायंगल में जहां पर राइट एंगल बन रहा है वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो बी डी होगा, बी डी इसका स्क्वायर इक्वल होता है ए डी इंटू सी डी। ये आप याद रखें, बी डी का स्क्वायर ए डी इंटू सी डी। अच्छा, दो रिलेशन और होते हैं जो वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, या तो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेंगे या इस तरीके से जैसे इसमें पूछा गया वैल्यू देकर पूछ लेंगे। तो वो रिलेशन क्या होता है, दो और, ए बी स्क्वायर इधर आएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इधर वाली ही साइड लेनी है, ए बी के साइड वाली, ए डी इंटू कंप्लीट साइड ए सी, ए सी। इसको आप देख लें, एक पैटर्न बना ले माइंड के अंदर। ओके, इसी तरीके से बी सी स्क्वायर होता है, ये वाला बी सी स्क्वायर में बी सी के तरफ वाली साइड यानी कि सी डी इंटू कंप्लीट साइड ए सी। देखो, जब बीच वाले एल्टीट्यूड का स्क्वायर लिया जाता है बी डी स्क्वायर, तो ए डी इंटू सी डी ये आएगा।
जब ए बी स्क्वायर लिया जाता है तो ए डी इंटू ए सी, और जब बी सी स्क्वायर लिया जाता है तो डी सी या सी डी इंटू ए सी। तो ये तीनों रिलेशंस आप याद रखें, काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, अब हम यहां पर वापस आते हैं डायरेक्ट इसी रिलेशन पर और इसी से हम सोल्व कर देते हैं। देखो इसके अंदर दिया हुआ बी डी स्क्वायर ए डी इंटू सी डी है। ओके, तो बी डी हमें निकालना है, तो बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए डी हमें पता है 3 है, इंटू सी डी भी हमें पता है, देखो टोटल 9 है, इधर वाला 3 है, तो सी डी कितना बचा 6, माइनस कर लेंगे हम, 6 सेंटीमीटर बच गया, तो 6, तो बी डी का स्क्वायर 6 के इक्वल है। तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18, या इसे मैं फैक्टर बना के इस तरीके से लिख सकता हूं, ये 3 बार आ जाएगा, देन आई विल राइट इट एज 3√2। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 3√2। ये बी वाले में दिख रहा है मुझे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये तीनों काफी हेल्पफुल होते हैं इस टाइप की ट्रायंगल के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर, देखो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, अगर a1 बाई a2, दो इक्वेशन है, पहले दो इक्वेशन बता देता हूं मैं, दो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो इसमें तीन केसेस बनते हैं, वो तीनों केसेस हमें पता होने जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई एक क्वेश्चन 100% यहां से पूछेगा, ये बात श्योर है, 100% आएगा यहां से एक क्वेश्चन। वो क्या है, देखो अगर a1 बाई a2 इनका रेशो जो x के कोफिशिएंट्स है नॉट इक्वल आ जाता है b1 और b2 के रेशियो के, तब वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग, और ऐसी लाइंस का एक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, ऐसी लाइन का एक सॉल्यूशन होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो ये इक्वल आ गए, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ जाते हैं, अब हमें चेक करना है c1 बाई c2। जब नॉट इक्वल है तब हमें c1 बाई c2 चेक ही नहीं करना, अगर ये इक्वल आते हैं तब हमें c1 बाई c2 भी चेक करना है। मान लो c1 बाई c2 इक्वल नहीं आया, तब वो केस हो जाता है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और थर्ड केस आता है अगर तीनों ही इक्वल हो जाए, तीनों ही इक्वल हो जाए, ये केस आता है कोइंसिडेंट लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस का, और ऐसी लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अच्छा, इसमें एक और बारी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको भी आप ध्यान रखें, जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं। अब देखो इनमें से कंसिस्टेंट कौन सी है, इंटरसेक्टिंग वाली कंसिस्टेंट है, ये मैं लिख देता हूं कंसिस्टेंट, और ये भी कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन निकल सकता है, एक में एक सॉल्यूशन निकलेगा तो दूसरे में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन दोनों में निकल रहे हैं। अब पैरेलल वाले केस में क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पैरेलल लाइंस है या नो सॉल्यूशन का केस है, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का इक्वल होना जरूरी है, हम इन्हें इक्वल रख देते हैं। a1, देखो डायरेक्ट रेशो ही तो इक्वल है, रेशो इक्वल है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये क्या हो रहा है, 3 से 6 यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 10 अगर ये हो गया तो नो सॉल्यूशन बन जाएगा,
5 से अगर ये 10, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो रेशो ही तो सेम रखना है, रेशो का मतलब एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई ही है यहाँ पर। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, अगर के 10 हो गया तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि अगर के की क्या वैल्यू है जिसके लिए कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तो के की 10 के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट, circumference of a circle increases from 2 pi to 4 pi, then its area डैश द ओरिजिनल एरिया, और एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा ये हमें बताना है। देखो इसके लिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। ट्रायंगल चैप्टर में आपने एरिया वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सिमिलर फिगर्स में एरिया क्या होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो का स्क्वायर एरिया का रेशियो हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। देखो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेट A1, एक ट्रायंगल है जिसका एरिया A1 है और एक ट्रायंगल है जिसका एरिया A2 है, इनके एरिया का रेशियो, लेट ये ट्रायंगल मैंने ABC लिया है और ये वाली ट्रायंगल DEF लिया है, और ये दोनों आपस में सिमिलर भी हैं। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इनके एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बिल्कुल यही लॉजिक सर्कल में लगाया जा सकता है, क्योंकि हर सर्कल, कोई भी दो सर्कल अगर मैं ले लूं तो वो आपस में सिमिलर होते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग साइड में क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं, डायमीटर ले सकते हैं, सरकमफेरेंस ले सकते हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड की जगह पर लिया जा सकता है। तो अब देखो कितना इजी हो गया, अगर वो कंसेप्ट हमें पता है तो कितना इजी हो गया। देखो सिंपल मैं लॉजिक बता रहा हूं, 2 पाई से 4 पाई क्या हुआ, 2 टाइम्स हो गया, तो एरिया स्क्वायर कर दो 4 टाइम्स, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें तो बेसिक तरीका ही समझा दो, तो मैं बेसिक तरीका भी आपको बता देता हूं। पहले हम C1 मान लेते हैं कि ओरिजिनली सरकमफेरेंस कितना था, 2 पाई था। हम C2 मान लेते हैं बढ़ने के बाद कितना हो गया, 4 पाई हो गया। ओके, अगर ये 2 पाई है तो देखो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, वो इक्वल है 2 पाई के, यानी कि इससे कट गया, आर की वैल्यू 1 आ गई, रेडियस 1 आ गई, पहले रेडियस 1 थी। अगर मैं एरिया निकालता हूं तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 1 स्क्वायर, पाई एरिया आ गया, ओरिजिनल एरिया पाई है। अच्छा अब इसने क्या कहा, लेकिन ये 2 पाई से 4 पाई हो गया। अब 4 पाई के केस में हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। सरकमफेरेंस 2 पाई आर, मैंने इसको कैपिटल आर मान लिया, और वो इक्वल है 4 पाई के, तो ये इससे कटेगा तो 2 बचाएगा, रेडियस हो गई 2, रेडियस 2 है तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, एरिया कितना हुआ 4 पाई। देखो पहले एरिया कितना था पाई, अब कितना हो गया 4 पाई, कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। तो यहां से हम समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी अगर जिसको कंसेप्ट पता है वो तो डायरेक्ट आंसर लगा ही देगा कि ये डबल है, सरकमफेरेंस डबल हो गया, एरिया 4 टाइम्स होगा। रेडियस अगर डबल हो जाती है एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, डायमीटर डबल हो गया एरिया 4 टाइम्स हो गया, सरकमफेरेंस 3 टाइम्स हो गई तो एरिया 9 टाइम्स होगा। उसका स्क्वायर करना है हमें, उसका स्क्वायर करना है। अगर ये 3 टाइम्स हो गया, मान लो ये 6 पाई बोल देता तो हम एरिया 9 टाइम्स बोलते, क्योंकि ये 3 टाइम्स हो गया, 2 पाई से 6 पाई 3 टाइम्स, तो एरिया 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है ए बाई बी और टेंजेंट थीटा हमें निकालना है। देखो काफी इजी है, अगर आप चाहें तो ऑप्शन से देखकर यस डी ऑप्शन इसका डायरेक्ट आप मार्क कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे मैंने किया, आप भी समझे उसको। साइन थीटा हमें ये पता होना जरूरी है कि ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ऊपर परपेंडिकुलर है नीचे हाइपोटेनस है, और टेंजेंट थीटा जो कि मुझे निकालना है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि टेंजेंट में भी ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऊपर इधर ए है तो टेंजेंट में भी ऊपर ए रहेगा। ये दोनों ऑप्शन तो वहीं बेकार हो गए, वहीं बेकार हो गए, देखते ही आपको पता चल जाएगा ये दोनों ऑप्शन बेकार, फालतू के दिए हुए हैं ये। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। मैंने डी को ही क्यों कहा, मैंने सी को क्यों नहीं कहा। देखो हाइपोटेनस बी दिया हुआ है,
हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो इधर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से कोई साइड का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर ए क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर में से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हो रहा है, ये तो वैसे ही नेगेटिव में आंसर आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये तो देखते ही आप बता सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसी में से कोई साइड का स्क्वायर माइनस हो सकता है, उसका स्क्वायर किसी और में से माइनस नहीं हो सकता। तो यहीं से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए, इसको देखते ही हमने मार्क कर दिया कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, अब इसका बेसिक तरीका क्या है कि ये एक राइट ट्रायंगल एज्यूम कर लेनी है, और जैसा कि साइन थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए हो गया, हाइपोटेनस बी हो गया। हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, बेस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। हमने बेस कैलकुलेट किया बाय यूजिंग पाइथागोरस। अच्छा, उसके बाद टेंजेंट निकालना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं और ये भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x प्लस वाई निकालना है। देखो, दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही बेहद शानदार तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सिंपली इनको ऐड कर लो। पहले तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये x है, ये y है, मैंने ऐड किया। अब देखो, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जिसको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, उसके लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बची, क्योंकि ये हो गया 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं डिस्कस करने वाला था आपके साथ, वो क्या है कि देखो, यहां पर आंसर दिए हुए हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि थीटा का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल हम जो मर्जी ले लें। तो सबसे आसान एंगल में लेने वाला हूं, थीटा को मैंने रख दिया 0 डिग्री, मैंने मान लिया थीटा 0 डिग्री है। तो अब देखो x क्या हुआ, मैंने जैसे ही 0 रखा तो साइन 0 0 होता है, तो 0 इंटू कुछ भी करो सब 0, x 0 हो गया यहां से। y किसके इक्वल हुआ, 0 रखा तो कोस 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया ये, और प्लस 1 3 हो गया। x 0 हो गया, y 3 हो गया, हमें x प्लस वाई निकालना है, तो 0 प्लस 3 कितना होगा, 3 होगा। तो a इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहां से भी। ये भी तरीका है आपके पास कि कोई भी एंगल की वैल्यू पुट कर दें। एंगल की वैल्यू पुट करने के लिए एक छोटा सा रूल होता है कि वो नॉट डिफाइंड ना बने कहीं भी। जैसे आप देखते हो टेंजेंट थीटा कहीं दिया हुआ है तो आप 90 डिग्री नहीं रख सकते, कहीं सीकेंट थीटा दिया हुआ है तो आप इसके अंदर 90 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि टेंजेंट और सीकेंट दोनों 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होते हैं। इसी तरीके से कोटेंजेंट या कोसिकेंट दिया हुआ है तो आप 0 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर वो नॉट डिफाइंड होते हैं। नॉट डिफाइंड ना बने, बाकी आप कोई भी एंगल रख सकते हैं जिन पे सभी वैल्यूज निकल जाएं, तो आंसर आप और कोई वैल्यू पुट करके देख लें। यहां पर थीटा की जगह 30 रख के देख सकते हैं आप, 30 रखेंगे तो भी आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 37, ठीक है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, इसमें कह रहा है कि डिफरेंस लेना है रेडियस का, ले लिया, वो किसके इक्वल है, 37 के, ओके। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, सर्कमफेरेंस कितना होगा ये हमें बताना है। अब देखो, आप एक चीज तो यहां से ऑप्शन से उठाकर डायरेक्ट देख सकते हो आप, और मैं तो ये कह रहा हूं आप अच्छे से गेस भी कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज भाई, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में से कुछ चीज माइनस कर रहे हैं तब जाके तो 37 आ रहा है, तब जाके माइनस करने के बाद 37 आ रहा है, तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस तो 37 से ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए बिना वजह ही दिए हुए हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। यहां पर जो थोड़ी सी भी कॉमन सेंस यूज करता है
वो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखकर बिना कैलकुलेशन के आंसर मार्क करना जान सकता है वो। ओके, अब हम समझते हैं कि अब ये बचा और ये बचा। देखो ये बहुत बड़ा हो गया, ये ज्यादा बड़ा डाटा हो गया। हो सकता है ये भी आंसर हो, लेकिन हम पहले 44 के लिए चेक करना पसंद करेंगे। मान लो सरकमफेरेंस 44 है, तो अगर सरकमफेरेंस 44 है तो क्या माइनस करूंगी 37 आ जाए, यानी कि रेडियस 7 हो गई। रेडियस 7 हो गई। अगर रेडियस 7 है तो मैं चेक कर लेता हूं क्या सरकमफेरेंस रियल में 44 आ रहा है। 2 इंटू पाई इंटू आर, यस 44 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। 44 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इतना भी गेस कर सकते हैं कि 154 तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये कह रहा है कि रेडियस माइनस करने पर 37 आ जाए। अब रेडियस माइनस करने पर 37, रेडियस माइनस करने पर 37 मतलब रेडियस इतनी बड़ी हो गई कि 154 में से हम रेडियस माइनस करें तो 37, तो ऐसा लगता नहीं है, थोड़ा इररिलेवेंट सा हो जाता है। तो वहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जनरल मेथड हमारा क्या रहेगा, ये तो हो गया कॉमन सेंस। जनरल मेथड हमारा क्या रहेगा, आर दोनों में से हम कॉमन लेंगे। मैंने आर कॉमन लिया, इधर बचा 2 पाई। 2 पाई का मतलब हुआ 2 इंटू 22/7, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 44/7 और माइनस 1, ये इक्वल है 37 के। ओके, देन आर इंटू 7 एलसीएम आएगा। 44 माइनस 7 ऊपर 37 ही बचेगा, सोल्व करने के बाद लिखा है मैंने ये। 37 से 37 कट गया, 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, देन आई विल गेट रेडियस इक्वल टू 7। अब रेडियस 7 आ गई, रेडियस यहां पर 7 आ चुकी है। अब रेडियस 7 है, हमें ये निकालना है, तो इस 7 को इधर जाकर प्लस कर दो, दैट्स ऑल। 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना तो सरकमफेरेंस ही है। तो इस रेडियस 7 को इधर जाकर प्लस कर दो, 44। बी करेक्ट आंसर हो गया। अदरवाइज आप फाइंड भी कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, यहां से भी आप 44 तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज निकालना तो आपको 2 पाई आ रही है, ये -7 करने पर 37 आ रहा है, तो +7 कर दो इधर ले जाकर। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, ओसवाल में भी है, सैंपल पेपर में भी आ गया, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ये कह रहा है कि सबसे छोटा से छोटा नंबर जो कि 1 से 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाता हो। देखो 100 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। अब बचा 2520 और 5040। लीस्ट पूछा तो हम इसलिए मैंने छोटे से शुरुआत की है। तो 2520 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम 1 to 10, हर एक नंबर से। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। हालांकि डी ऑप्शन भी सबसे डिवाइड हो जाता है, ये जो देख रहे हैं 5040 ये भी सभी से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, तो लीस्ट छोटे से छोटा नंबर सी होगा 2520। और यहां तक कि मैं ओसवाल की जब बुक आपको सोल्व करवा रहा था तब मैंने कहा था इसको आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा, एज इट इज। और देखो सैंपल पेपर में दे भी दिया गया, सैंपल पेपर में दे दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है 2520। ये आपको याद रखना है, 1 to 10 का एलसीएम होता है ये, सभी नंबर से जो डिवाइड हो जाए उसी को ही तो हम एलसीएम बोलते हैं, तो 1 to 10 का एलसीएम है, याद रखना 2520। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 3 bells ring at intervals of 4, 7, 14 minutes. All 3 rang at 6 a.m. When will they ring together again? दोबारा एक साथ वो कब बजेंगी? सिंपल एलसीएम निकालना है हमें 4, 7 एंड 14 का। बहुत इजी है। 4
2 × 2, वैसे आप जिसको डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, एलसीएम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इसका। 7 और 14, 2 × 7। हम क्या करेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है और 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। 7 4 जा 28 इसका एलसीएम आ चुका है। 28 इसका एलसीएम है, यानी कि 28 मिनट बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। और 28 मिनट बाद का मैं ऑप्शन देखता हूं, सी में इसके अंदर है 28 मिनट बाद। तो 28 मिनट बाद 6:28 AM पर वो दोबारा बजेंगी एक साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ फादर? फादर की एज पूछ रहा है, क्या होगी इनमें से। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65, सम 65 है, तो देखो ये देखते ही ना मुझसे रहा नहीं जाता, एक्चुअली ये ऑप्शन बिल्कुल बेकार है भाई। जब दोनों का सम 65 है तो फादर की एज 65 कैसे हो सकती है, ये बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। ओके, अब क्या बोला है, एंड द ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, जो भी उनकी एजेस है उनका डिफरेंस किया और उसको डबल कर दिया, वो 50 है। यानी कि अगर मैं सिर्फ डिफरेंस की बात करूं तो वो 25 होगा, क्योंकि 25 का ही तो ट्वाइस 50 होता है। इसका मतलब एक्स और वाई, एक्स फादर की एज, वाई सन की एज, इनका सम है 65 और इनका डिफरेंस है 25। फादर की एज निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो, y से y कट हो गया, x + x बना 2x, जो कि यहां से 90 के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। x की वैल्यू आ चुकी है 45 ईयर्स, यानी कि फादर की एज है 65 ईयर्स। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। What is the value of tangent theta into cosecant theta whole square minus sin theta into secant theta whole square? देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस एंगल रखना ज्यादा बेटर समझता हूं। कोई भी आप इसमें एंगल रख दें जिसमें नॉट डिफाइंड ना बनता हो, 0 और 90 दोनों ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखने पर कोसिकेंट नॉट डिफाइंड हो गया, 90 रखने पर सीकेंट नॉट डिफाइंड हो गया। हम रख लेते हैं कोई बीच का एंगल 45 रख लेते हैं, 45 डिग्री। ओके, 45 रखेंगे तो टेंजेंट 45 1 होता है, कोसिकेंट 45 √2 होता है। तो 1 × √2 का स्क्वायर 2 आ गया, माइनस साइन 45 √2 1/√2 होता है, और सीकेंट 45 √2 होता है। ये तो 1 है, ये तो 1 है, तो 2 - 1, आंसर आ गया 1। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। ये बिल्कुल क्वेश्चन सिमिलर है सर्कल वाला जो हमने पूछा था, उसने भी यही कहा था एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा। हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस 2 टाइम्स हुआ था, एरिया 4 टाइम्स हो गया। इसमें भी पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही चीज है, बस सर्कल के केस में हम इसी को पेरीमीटर को सरकमफेरेंस बोल देते हैं। तो सेम होगा, पहले हम पेरीमीटर्स का रेशियो निकाल लें। 26/39 2/3 आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ गया 49। ये देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 49। पेरीमीटर का रेशियो उसका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, देयर आर 20 व्हीकल्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स इन ए पार्किंग एरिया। 20 व्हीकल हैं, 20 व्हीकल हैं। ओके, अगर 56 व्हील्स एंड टोटल 56 व्हील्स हैं, देखो मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, कार में 4 व्हील्स होते हैं, तो कितनी कार है ये बतानी है। देखो 20 व्हीकल है, 20 व्हीकल है, कॉमन सेंस में यूज करवाता हूं आपका, देखिए कैसे। 20 व्हीकल है, मैं 2-2 टायर दे देता हूं सभी को, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो। तो 20 × 2 40 व्हील्स तो ये हो गए, 40 व्हील्स हो गए, टोटल है 56 व्हील्स। अब ये 16 व्हील्स बचे, ये किसके बचे भाई,
दो दो बाइक के या मोटरसाइकिल के दो दो हमने ले लिए, कार के भी हमने दो दो लिए हैं, जबकि कार के होते तो चार है। तो अब दो दो टायर्स या दो दो व्हील्स और बच गए, किसके? कार के। अब टोटल व्हील्स बचे 16, एक कार में है दो व्हील, तो कार कितनी हुई? 8, 8 कार हो गई। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करना है, एक बार फिर से मैं बताता हूं। 20 व्हीकल, हर किसी को मैंने क्या किया, दो दो व्हील दे दिए, हर किसी के 2 व्हील्स काउंट कर लिए, मैंने काउंट कर लिए तो 40 व्हील्स काउंट कर लिए, बचे 16 व्हील्स। वो किसके बचे हैं? वो सिर्फ कार्स के बच गए, क्योंकि दो दो व्हील सबके ले लिए, तो दो दो व्हील और बच गए जो कि कार के अंदर एक्स्ट्रा है। तो ये दो दो व्हील कार के अंदर है। 16 अगर मैं दो दो में डिवाइड करूंगा तो 8 कार्स हो गई, 8 कार्स हो गई। यहां से इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूं, दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन उठा सकते हैं। मैंने बोला कि भाई 8 कार है, अब 8 कार है तो व्हील्स कितने हुए? 8 4 जा 32, टोटल 20 है, 8 कार है तो 12 मोटरसाइकिल बचे, इनमें व्हील कितने होंगे? 2, 24, जिसमें भी ये टोटल 56 आ जाए वही आंसर करेक्ट होगा। तो पहले ही ऑप्शन में आ गया तो पहला ऑप्शन टिक कर देंगे हम, दैट्स ऑल। अगर नहीं आता तो दूसरा चेक करते, नहीं तो तीसरा चेक करते। ये इसके तरीके हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। बाकी जो एक्स और वाई वाला मेथड है वो तो आप सबको पता ही है, वो तो आप सबको पता ही है। एक बार चलो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 20 व्हीकल्स है, मैं जो कार्स है वो एक्स मान लेता हूं, मोटरसाइकिल वाई मान लेता हूं। तो एक्स प्लस वाई 20 है, ओके। 56 व्हील्स हैं, कार के व्हील होंगे 4 तो 4x हो गया, बाइक के व्हील होंगे या मोटरसाइकिल के व्हील होंगे 2 तो ये हो गया 2y। ये 56 के इक्वल है। एलिमिनेशन लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बना 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, मैंने माइनस किया। देन इधर बचा 2x, ये 0 हो गया, और इधर बचा 16, तो x की वैल्यू 8 आ गई। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो हम पढ़ते हैं क्लास 10 के अंदर चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड से, ये उसका तरीका है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ एक आदमी जाता है 15 मीटर, ओके 15 मीटर गया। देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, अब 8 मीटर जाएगा नॉर्थ की तरफ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से कितना दूरी पे है? सिंपल दिख रहा है, पाइथागोरस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला। तो जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है 8, 15, 17, वो तो डायरेक्ट मार्क कर सकता है। जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? पाइथागोरस लगा लेगा। लेट ये x है तो x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू आ गई 17। तो इस तरीके से ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 8 है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप वो चीजें याद रख लेते हैं तो आप काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर सकते हैं इस टाइप के। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी इक्विलेटरल का बहुत ज्यादा यूज होता है, और इस चैप्टर में ट्रायंगल्स में तो खैर है ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज काफी। ओके, हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले तो हमें याद रखना है इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया होता है √3/4, साइड को मैं ए मान लेता हूं तो साइड का स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। अच्छा, उसके बाद इसका एल्टीट्यूड या इसकी हाइट वो क्या होती है? √3/2 इंटू साइड, क्या होती है? √3/2 इंटू साइड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? √3/2 इंटू साइड 8 है, 4√3 आंसर आ गया, 4
√3 इसका आंसर हो गया। सी करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, ये एक बॉक्स में डाला गया और एक लेटर हमने रेंडमली निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लेटर ए हो। पहले तो टोटल चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही मुझे ये पता चला 9 है, मैं सीधा आंसर पर पहुंच सकता हूं। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉमन सेंस यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर में तो 9 आएगा, टोटल तो नीचे 9 आएगा ही। अब ऊपर जितने ए है उतने आएंगे, लेकिन 9 है तो 9 5 कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर तुम इसे कट भी करोगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है, या 9 ही रहेगा, लेकिन 5 2 या 7 कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से देखो कितनी इजी कॉमन सेंस लगाई, टोटल 9 है तो आंसर हो गया 1/3। अच्छा अब हम चेक करते हैं कैसे कैसे 1/3 हुआ, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो ए कितने हैं ये मुझे काउंट करना है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टोटल नीचे रहता है, ऊपर रहता है फेवरेबल केसेस। ए कितनी बार आया है? ए आया 1 2 एंड 3 टाइम्स आया है ए, तो मैंने डिवाइड किया, देन 1/3 विल बी द आंसर। 1/3 इसका आंसर हो गया, तो काफी इजी था ये भी। ओके नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल। देखो 1/6 किसका एरिया होता है? जिसका एंगल 60 डिग्री हो। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ माइनर आर्क। देखो काफी इजी है, ये कह रहा है देखो टोटल एंगल होता है 360, हमें 1/6 एरिया लेना है। 1/6 किसका होगा? 360 में 6 डिवाइड करो, 60 डिग्री का होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से आप इसका यूज करना चाहते हैं मेथड, तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया होता है। इज मतलब इक्वल टू 1/6, ठीक है, 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल। ओके एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कट हो जाएगा, 360 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा निकल के आएगा 360 अपॉन 6 दैट इज 60, तो एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। वैसे भी हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, 1/6 में बांटा गया है तो टोटल एंगल 360 है, 1/6 करेंगे तो 60 डिग्री होगा। अगर ये बोलता कि 1/10 एरिया है उसका सेक्टर का, तो एंगल हो जाता 36 डिग्री। 360 मल्टीप्लाई करते तो हम एंगल हो जाता 36 डिग्री। तो कुछ कॉमन सेंस भी अगर हम यूज करते हैं, वैसे भी हम समझ सकते हैं टोटल एंगल 360, 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 60 डिग्री हो गया। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए वर्टिकल स्टिक, एक वर्टिकल स्टिक है 20 मीटर लॉन्ग, कास्ट ए शेडो 10 मीटर लॉन्ग। ओके देखो जब भी ये शेडो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ही होती है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाए उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि 20 मीटर स्टिक है और शेडो है 10, और सेम टाइम पे एक टावर है जिसकी शेडो 50 है, शेडो 50 हमें ये निकालना है। देखो शेडो 10 है तो ये ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, ये भी डबल कर दो बस खत्म, ये भी डबल कर दो, 100 इसका आंसर हो गया, 100 इसका आंसर हो गया। वही रेशो वाला कंसेप्ट है, ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स का रेशो सेम होगा, रेशो सेम किया है मैंने। बस आपको ये देखना 10 का डबल हुआ है, 50 का डबल कर दो, 10 का 3 टाइम्स होता, 50 का 3 टाइम्स कर दिया, 10 इसका जितना भी टाइम्स है उतना ही टाइम्स कर दो, हाफ आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, हाफ कर दो, बिल्कुल सेम रिलेशन इधर करना है आपको। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके अब हम चलते हैं लास्ट पे। ओके ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से हम करते हैं। जब भी
ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो, जब x का जो कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जाए, जो इधर y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन जाए। ऐसे केस में हमें दोनों इक्वेशन को जब भी सोल्व करना है, एक बार उनको ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना, एक बार हम उनको ऐड करेंगे और एक बार हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं डिटेल्ड मेथड भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि क्या ये क्वेश्चन किसी और तरीके से, कॉमन सेंस का कोई मेथड इसमें लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। हमें एक्स और वाई आंसर तो दिया ही हुआ है, हमें तो बस खाली चेक करके देखना है वो सही है या नहीं। देखो यही तो फायदा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक आंसर तो है ना, ये तो श्योर है। हम बस पुट करके देख लेंगे कि आंसर वही है या नहीं है। बस जैसे 2 और 1 मैंने पुट किया, 37 इंटू 2 प्लस 43 इंटू 1, खाली यूनिट डिजिट चेक भी अगर मैं करता हूं तो 7 2 जा 4 बनेगा, लास्ट में ये बनेगा 3, यूनिट डिजिट 7 आ रही है लेकिन यहां यूनिट डिजिट 3 है, नई बात बनेगी। ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ओके, थोड़ा इजी करने के लिए मैं पहले प्लस वाले ही चेक कर लेता हूं, जैसे 1 और 2 भी चेक कर लेता हूं। 1 2 मैंने चेक किया तो 37 इंटू 1 प्लस 43 इंटू 2 मैंने चेक किया तो ये बन रहा है 7 और ये बन रहा है 6, 7 प्लस 6 3 होता है, मतलब यूनिट डिजिट की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ 3 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। तो इसको आप पूरा चेक करो, इसको पूरा चेक करो, क्योंकि यूनिट डिजिट से जो मैच हो गया हो सकता है वो पूरा ही मैच हो जाए। तो 37 इंटू 1 37, 43 इंटू 2 ये हो गया 86, ऐड किया 123 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन में भी रख के चेक करो, 43 इंटू 1 प्लस 37 इंटू 2, 43 इंटू 1 आ गया 43 प्लस 37 इंटू 2 हो गया 60 74। तो मैं चेक कर रहा हूं तो 117 आ रहा है। यस, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब कि आंसर तो इसका यही है। अच्छा, अब मैं डिटेल्ड मेथड भी इसका जरूर बताना चाहूंगा आपको, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिखती है तो हमें कैसे सोल्व करना है। ऐसी इक्वेशन दिखती है तो हमें कैसे सोल्व करना है, क्योंकि कई बार है ना सीबीएसई भी चालाकियां करता है। सीबीएसई क्या करेगा, आपको एक्स और वाई दोनों न देकर कोई एक वैल्यू दे दी, तो इसलिए हमें बेसिक भी समझना जरूरी है। जैसे सिर्फ एक्स की वैल्यू दे दी तो हम पुट नहीं कर पाएंगे। ओके, इसको अब हम देखते हैं। 37x प्लस 43y 123 दिया हुआ है, और 43x प्लस 37y 117 दिया हुआ है। मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो इधर आया 80x प्लस 80y इज इक्वल टू, इधर बना 2, इधर बना 4 0, 80 मैंने कॉमन लिया, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइड होगा, देन 8 3 जा 24। वैसे तो हम यहां से भी आइडिया लगा सकते थे कि x प्लस वाई 3 किस किस के अंदर है, ऑप्शन से हम यहां से भी उठा सकते थे कि इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो ये दो ही ऑप्शन हमें चूज करने थे। लेकिन दूसरा पार्ट अगर हमें लगाना है तो अब हम कैसे करेंगे, दूसरे पार्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, माइनस माइनस माइनस, अगर मैं ये मैंने माइनस किया तो 3 प्लस 3 6x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये बचा 6 पॉजिटिव का। ओके, देन मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से -6, तो इधर बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, देन x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब ये जो दो इक्वेशंस मेरे पास बनी है, एक तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और एक x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहां से मुझे फाइनल आंसर निकालना होगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूं।
देखिए कैसे मुझे यहां से फाइनल आंसर निकालना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। मान लो मैंने इन्हें ऐड कर दिया, x प्लस वाई 3 है और x माइनस वाई माइनस 1 है। मैं ऐड करूंगा तो x प्लस एक्स 2x आ गया, y से y कट हो गया और इधर बना 2, देन x इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू पुट करूंगा y 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें दोनों वैल्यूज दी हुई है तो पुट करने की आप कोशिश करें, सबसे बेस्ट मेथड है वो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने सैंपल पेपर का पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट इसका आएगा पार्ट सी। जो सेक्शन सी है उसके ऊपर जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है वो 2 ही है, 10 ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, तो वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट।